Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a second part of the topic of burden of proof, in which we will discuss section 107 to 109 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. तो आज के लेक्चर में हम बर्डन ऑफ प्रूफ का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. सेक्शन 107 टू 109 तीन सेक्शन हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 107 टू 109. So introduction, we have already discussed what exactly the burden of proof is. So whenever the responsibility to prove something is there upon any person, that is called a burden of proof. In a criminal case, normally the burden of proof lies on the prosecution to prove the guilt of accused person, and whenever the civil proceeding is there, civil suit is there, then in that particular the burden of proof lies on the person who filed a suit to prove something. So whenever if any person wants to prove any fact, if a person put forth any fact before the court of law, the burden of proof lies on that particular persons to prove that fact. तो असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज को प्रूव करने की अगर पर्सन पे होती है तो उसी को हम बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं. अगर फॉर एग्जांपल क्रिमिनल केस है, प्रोसिक्यूशन ये कह रहा है कि अक्यूज ने मर्डर किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है ये प्रूफ करने का कि अक्यूज्ड हैज कमिटेड अ मर्डर. तो आगे बढ़ते हैं हम. सेक्शन 107, पिछले लेक्चर में आपने सेक्शन 104 टू 106 डिस्कस किया था. Section 107 deals with burden of proving fact to be proved to make evidence admissible. Section 107. So the burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any persons to give evidence of any other fact. So in section 107, the admissibility of one fact is depend upon the proof of another fact. तो सेक्शन 107 में अगर एक आधे फैक्ट को हमको एडमिसिबल कराना है तो उसके पहले हमको कुछ प्रूव करना होता है. एक फैक्ट की एडमिसिबिलिटी दूसरे फैक्ट को प्रूव होने पर डिपेंड होती है, और ऐसे फैक्ट को जब तक वो फैक्ट प्रूव नहीं होगा डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं होगा. मुझे एक आधा डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश करना है तो वो डॉक्यूमेंट को कोर्ट तभी एडमिट करेगा कि उसके पहले मुझे एक फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा. तो जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहा है वो चाह रहा है कि मेरा डॉक्यूमेंट कोर्ट एडमिट करे, तो उसको वो जो फैक्ट है जिस पर वो डॉक्यूमेंट एडमिट होना बेस है वो फैक्ट प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन की होगी. देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस. सपोज इफ आई वांट टू गिव एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, बट द कोर्ट विल एडमिट दैट एविडेंस ओनली आफ्टर प्रूविंग द अदर फैक्ट. कोर्ट तभी वो एविडेंस को मानेगा जब मुझे दूसरा फैक्ट प्रूव होगा तभी. अब वो है क्या एक्चुअल में, देखिए हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे. जॉन विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय पॉल. अब जॉन क्या कर रहा है, जॉन कोर्ट के सामने पॉल का डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करना चाहता है. वो पॉल का डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट के सामने लेकर गया और ये कह रहा है कि ये पॉल का डाइंग डिक्लेरेशन है. अब बात ध्यान में रखिए कि किसी पर्सन के डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट तभी एडमिट करता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जॉन मस्ट प्रूव पॉल्स डेथ. जब तक जॉन पॉल की डेथ प्रूव नहीं करता तब तक वो एज डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में एडमिट नहीं होगा. डाइंग डिक्लेरेशन का एसेंस ये है कि द पर्सन मस्ट हैव डाइड. जिस पर्सन का स्टेटमेंट कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है वो डाइंग डिक्लेरेशन तभी माना जाएगा अगर उसकी डेथ प्रूव होती है. तो यहां पर डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी किस पर डिपेंड है, डेथ ऑफ दैट पर्सन. यहां पर पॉल का डाइंग डिक्लेरेशन तभी माना जाएगा जब जॉन पॉल की डेथ प्रूव करेगा. तो एडमिसिबिलिटी ऑफ वन एविडेंस इज डिपेंड अपॉन द प्रूफ ऑफ अदर फैक्ट. देखिए, जॉन विशेस टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट्स ऑफ अ लॉस्ट डॉक्यूमेंट. We have already discussed that when person will be entitled to give secondary evidence. Suppose if the original document has been lost, that will be the ground for
एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है तो सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है। अगर फॉर एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल में जॉन क्या कर रहा है, एक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को वो प्रूव करना चाहता है सेकेंडरी एविडेंस के चलते, और उसका बोलना ये है कि वो डॉक्यूमेंट खो चुका है, तो कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस कब एडमिट करेगा? जॉन मस्ट प्रूव दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट। जॉन ये जब तक प्रूव नहीं करता कि डॉक्यूमेंट खो चुका है, तब तक कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस मानेगा नहीं। फॉर एग्जांपल, जॉन को क्या करना पड़ेगा? जॉन को ये बताना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट मेरा खो चुका था, मैंने पेपर में एक न्यूज दिया, या जॉन ये कह सकता है कि मैंने पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर्ड करी, वॉट एवर इट मे बी। उसको एविडेंस के जरिए प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट खो चुका है, तभी कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस एडमिट करेगा। मतलब एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज डिपेंड अपॉन द प्रूफ ऑफ लॉस। लॉस प्रूफ हुआ तभी वो एडमिट होगा, अदरवाइज नॉट। तो यही है सेक्शन 107, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, द एडमिसिबिलिटी ऑफ वन फैक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्रूफ ऑफ अनदर फैक्ट। कि एक फैक्ट की एडमिसिबिलिटी दूसरे फैक्ट के प्रूव होने पर डिपेंड है। इट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू प्रूव द पर्टिकुलर फैक्ट। तो जिस पर एडमिसिबिलिटी डिपेंड है वो फैक्ट प्रूव होना जरूरी है, तभी वो एडमिट होगा, तभी वो डॉक्यूमेंट एडमिट होगा, अदरवाइज नॉट। तो दैट इज सेक्शन 107। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 108, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ अक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शन। सेक्शन 108, so when a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of general exception in the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 or within any special exception or proviso contained in any other part of the said Sanhita or in any law defining the offense is upon him. So whenever the accused says that his case comes under the category of general exception or his case under the category of a private defense, whatever it may be the defense which the accused wants to take, the burden of proof lies on the accused persons to prove that his case comes under the category of general exception. बात ध्यान में रखिए कि जब कभी भी अक्यूज्ड ये कहता है कोर्ट के सामने कि मेरा केस जनरल एक्सेप्शन में आता है या मेरा केस ये डिफेंस में आता है, तो वो जनरल एक्सेप्शन उस डिफेंस को प्रूव करने का बर्डन किस पर रहेगा? अक्यूज्ड पर ही वो बर्डन रहेगा। एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। कोर्ट का प्रिजम्पशन क्या रहेगा? कि ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है। अब अक्यूज्ड कह रहा है कि ड्यू टू द इंसैनिटी आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस, तो इंसैनिटी प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्यूज्ड पर होगी। अक्यूज्ड ये कह रहा है कि आई हैव एक्सरसाइज माय राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि मैंने आत्मरक्षा में सामने वाले पर्सन को जान से मारा। अक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने आत्मरक्षा में मारा। तो ये बात ध्यान में रखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्टिकुलर अक्यूज्ड पर्सन। एग्जाम्पल है, देखिए, John accused of murder alleged that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the act. There was a charges leveled against the John that he has committed the offense of murder, but the John took the defense. He says that due to the unsoundness of mind he did not know the nature of the act. Now in this particular example the burden of proof lies on the John to prove that at the time of commission of offense he was suffering from unsoundness of mind. तो इस एग्जाम्पल में ये है कि जॉन पे मर्डर के चार्जेस है, लेकिन जॉन का कहना ये है कि जब उसने मर्डर किया तो वो पागलपन का दौरा उस पर पड़ा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफर हो रहा था और जिसके वजह से वो अपने एक्ट का नेचर उसको पता नहीं था। अब ये उसको पागलपन उस टाइम पे था या नहीं था, ये प्रूव करने का बर्डन अक्यूज्ड पर, जॉन पर ही रहेगा। अनदर एग्जांपल, John accused of murder alleged that by grave and sudden provocation he was deprived of the power of self-control. In this particular example, there was the charges leveled against the John, and John took the defense that under sudden and grave provocation he deprived the power of self-control. So if the murder is committed under sudden and grave provocation, then it will come under the category of culpable homicide not amounting to murder. So in this example, John tried to take the benefit of sudden and grave provocation. So the burden of proof lies on the John to prove that at the time of commission of murder he was acting under sudden and grave provocation. तो यहाँ पर जॉन ने इस केस में डिफेंस क्या लिया कि मर्डर तो किया मैंने, लेकिन मैंने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में किया। ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में करने के वजह से मैंने अपना आपा खो लिया,
मैंने खुद पर कंट्रोल खोया जिसके वजह से मैंने ऑफेंस किया। अब ये प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अक्यूज्ड पर ही होगी सेक्शन 108 में। सेक्शन 109, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। सर्टन फैक्ट्स आर स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ अ पर्सन। सपोज इफ एनी फैक्ट विच इज in special knowledge of mine, then the burden of proof lies on me to prove that particular fact. देखिए, when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. एक आधा फैक्ट किसी पर्सन के स्पेशल नॉलेज में है तो उसको प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पर्सन पे होगी। बात ध्यान में रखिए। When a person does an act with some intention other than that which the character and circumstances of the act suggest, the burden of proving that intention is upon him. बात ध्यान में रखिए कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एक आधे इंटेंशन से काम कर रहा होगा तो वो मतलब दिख रहा कुछ और वो कहे कुछ और रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अपने फ्रेंड्स वगैरह जब बात करते तो बोलते ना मेरा इंटेंशन ये नहीं था। अभी जो इंटेंशन क्या था ये उसी पर्सन को पता है जो बोल रहा है कि उसका इंटेंशन क्या है। ये विद इन स्पेशल नॉलेज ऑफ दैट पर्सन है। तो जब कोई पर्सन मेरा इंटेंशन ये नहीं था कहेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर होगा ये प्रूफ करने का कि वो उसका इंटेंशन वो नहीं था। देखिए एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। जॉन इज चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन रेलवे विदाउट टिकट। अब जॉन पे चार्जेस क्या थे कि उसने रेलवे में विदाउट टिकट सफर कर रहा था वो। अब क्या हो गया, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन जॉन। पर जॉन का यह कहना था कि आई हैव अ टिकट, बट द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन जॉन। तो जॉन पर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा क्योंकि जॉन को ही पता था कि उसके पास टिकट है। दिस फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ जॉन ओनली। कोई पर्सन देखकर थोड़ी ना बताएगा कि सामने वाले पर्सन के पास टिकट है या नहीं है। अगर मैं रेलवे में जा रहा हूं मेरे पास टिकट है, दिस फैक्ट इज स्पेशली विद इन माई नॉलेज, तो मुझे ही वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहां पर जॉन पे चार्जेस थे कि विदाउट टिकट सफर कर रहा है। जॉन का कहना था कि उसके पास टिकट है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, जॉन पर ही होगा बर्डन ऑफ प्रूफ कि वो प्रूफ करे कि उसके पास टिकट है। नरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, देखिए इस केस में क्या हुआ था। इन द केस ऑफ नरेंद्र वेयर द हस्बैंड वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ, he contended that he had gone to buy milk at the time the murder was committed. तो यहां पर हस्बैंड पे चार्जेस थे कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया। नरेंद्र नाम था हस्बैंड का, वाइफ का मर्डर किया। लेकिन हस्बैंड का मानना यह था कि जब मर्डर हुआ तो वो दूध लाने के लिए बाहर गया हुआ था। द ऑनर्स ऑफ प्रूफ अंडर सेक्शन 106 इज ऑन हिम टू प्रूव द सेम। ये 106 इंडियन एविडेंस एक्ट का था, अभी सेक्शन 109 है। ये केस पहला है इसलिए सेक्शन 106 का यहां पर रेफरेंस आया है। तो बात ध्यान में रखिए कि ये फैक्ट हस्बैंड के स्पेशल नॉलेज में है कि वो कहां था, कब मर्डर हुआ। उसका कहना यह था कि वो दूध लाने के लिए गया था, तो ये प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड पर ही होगी बिकॉज दिस फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। Since his act of being outside the house at the time is only within his special knowledge, कि वो जब मर्डर हुआ वो घर के बाहर था, ये फैक्ट स्पेशल नॉलेज में किसके था, हस्बैंड के स्पेशल नॉलेज में है। तो सेक्शन 109 ये कहता है कि जिसके स्पेशल नॉलेज में कोई फैक्ट होगा बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर होगा। चित्रा सेन गुप्ता वर्सेस ध्रुव ज्योति, देखिए इट हैज बीन हेल्ड दैट in an application for maintenance and by a wife, the onus lies on the husband to disclose his income under section 106. तो यहां पर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस की एप्लीकेशन अगर वाइफ करती है तो इनकम को प्रूफ करने का, इनकम को डिस्क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड पे होती है। क्योंकि इनकम कितनी है, दिस फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ हस्बैंड। मेरी सैलरी कितनी है, मेरी इनकम कितनी है, ये मुझे ही पता है, मेरे अलावा किसी और को पता नहीं है। दिस फैक्ट इज स्पेशली विद इन माई नॉलेज, तो मुझे ही वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 109 में इस तरीके का कंसेप्ट होगा। सो सेक्शन 107 टू 109 वी हैव डिस्कस इन दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।